इसका यूजेज हम लोग देखेंगे। इसमें फ्लूइड रिसक्सिटेशन जो होता है, रिसक्सिटेशन ये क्या होता है, शरीर में जो फ्लूइड्स का जो कमी होता है, फ्लूइड का कमी को पूरा करना होता है फ्लूइड रिसक्सिटेशन। इसमें क्या होता है, इन केस ऑफ हाइपोवोलेमिया, अगर क्या होता है कि पेशेंट में हाइपोवोलेमिया हो जाता है। हाइपोवोलेमिया का मतलब होता है कि बॉडी में जो वॉल्यूम होना चाहिए फ्लूइड का, वो अगर कम होगा तो उसको हम लोग हाइपोवोलेमिया बोलते हैं। डिहाइड्रेशन यानी बॉडी में क्या होगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा पेशेंट, उसका जो बॉडी का जो फ्लूइड होगा वो कम होगा, उस टाइम में हम लोग यूज करेंगे एनएस। यानी अगर कोई भी पेशेंट को वोमिटिंग होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका फर्स्ट चॉइस जो हम लोग का होता है वह होता है एनएस, यानी नॉर्मल सलाइन ही होता है। अगर वही डायरिया होता है तो वहाँ पर आरएल का यूज करते हैं, ये भी आपको क्लियर रखना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ओटी मेडिकल लेक्चर। आज हम आईवी फ्लूइड्स के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ फ्लूइड, कॉम्पोजिशन, इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इन सब पे हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। और कैसे चूज करें राइट फ्लूइड फॉर राइट पेशेंट। आईवी फ्लूइड्स रॉन्ग चूज करना पेशेंट के लिए डेंजरस हो सकता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट स्टेप बाय स्टेप। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आईवी फ्लूइड्स, वीडियो के आप अंतिम तक बने रहिएगा, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो का देखने का जरूरत नहीं होगा, तो वीडियो को एकदम ध्यान से आप लोग देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आईवी फ्लूइड्स को हम लोग पहले जान लेते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। फुल फॉर्म ऑफ आईवी फ्लूइड्स इज इंट्रावेनस फ्लूइड विच इज डायरेक्टली इंजेक्ट इन वेन्स। आईवी का मतलब होता है इंट्रावेनस, ये आप लोगों को पता होगा। डायरेक्टली क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं वेन्स में। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, डायरेक्टली क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं वेन्स में, और वहां से एक्सेस मिल पाता है, और वहां से हम लोग क्या करते हैं, फ्लूइड को एडमिनिस्ट्रेशन कर पाते हैं इजिली। ये होता है आईवी फ्लूइड्स, इसीलिए इसको बोलते हैं आईवी फ्लूइड्स। इंट्रावेनस जो फ्लूइड्स को हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए एक्सेस लेते हैं वही होता है। एंड नेक्स्ट जो इसका है, इसका क्लासिफिकेशन जो किया गया है, मेन 3 क्लासिफिकेशन होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसका 3 मेन क्लासिफिकेशन होता है। उसमें फर्स्ट जो है क्रिस्टलाइट्स है, उसके बाद कोलाइड्स होगा, एंड यहाँ पर ब्लड प्रोडक्ट्स जो होता है ये होता है। सबसे पहले आपको ये जानना है कि क्रिस्टलाइट्स एंड कोलाइड्स जो होता है, इन दोनों को हम लोग पहले डिटेल में समझेंगे, एंड उसके बाद ब्लड प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे। और दिस वीडियो डिस्कस अबाउट क्रिस्टलाइट्स फ्लूइड्स, इसमें हम लोग सिर्फ क्रिस्टलाइट्स फ्लूइड्स को ही डिस्कस करने वाले हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोलाइड्स डिस्कस करेंगे। तो आप अगर वीडियो को अंतिम तक देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा, एक ही वीडियो में आपको क्रिस्टलाइट्स को पूरा क्लियर कर देंगे। तो चलिए आगे हम लोग इस दोनों को सिर्फ समझना है कि क्या होता है कि इसमें जो कोलाइड्स में जो होता है एल्ब्यूमिन होता है, एल्ब्यूमिन होता है। उसके बाद क्या होता है, डेक्स्ट्रेन होता है, एक डेक्सट्रोज होता है, ये डेक्स्ट्रेन होता है, डेक्स्ट्रेन होता है। उसके बाद क्या है, इसमें हाइड्रोक्सीथाइल जो है ये है, इसका स्टार्च होता है। हाइड्रोक्सीथाइल स्टार्च जो होता है ये होता है जिलेटिन होता है। इन सबको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें करेंगे क्रिस्टलाइट्स में जो करेंगे, इसमें क्या होता है, क्रिस्टलाइट्स में हाइपरटोनिक होता है, हाइपोटोनिक होता है, उसके बाद आइसोटोनिक होता है। इसका जो टोनिसिटी होता है इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी टोनिसिटी के थ्रू हम लोग समझेंगे और पढ़ेंगे। जो इसका जो हर एक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे, इसका टोनिसिटी के तरह समझेंगे। आइसोटोनिक सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, ये जितने भी फ्लूइड्स होता है उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग करेंगे हाइपरटोनिक जो होता है, उसके बाद हाइपोटोनिक, इन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। क्रिस्टलाइट्स में हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको क्रिस्टलाइट्स में होगा, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स जो होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है, सोडियम होता है, क्लोराइड होता है, पोटेशियम होता है, ये सब होता है। एंड इसमें नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स भी होता है जो ग्लूकोज होता है। ये भी आपको याद रखना है कि क्रिस्टलाइट्स में क्या होता है कि जो हम लोग नॉर्मल जो NaCl जो होता है, नमक और चीनी यानी ग्लूकोज जो होता है, इनका घोल से जो बना हुआ होता है उसको क्रिस्टलाइट्स बोलते हैं। तो आपको क्लियर हो गया क्रिस्टलाइट्स क्या होता है। क्रिस्टलाइट्स को सिर्फ आपको पहले समझना है क्रिस्टलाइट्स क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स जो होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है, सोडियम होता है, क्लोराइड होता है, पोटेशियम होता है। एंड यहाँ पर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में जैसे ग्लूकोज है, इन दोनों को मिला करके जो सॉल्यूशन बनता है, जो घोल बनता है, उसको हम लोग क्रिस्टलाइट्स बोलते हैं। इसमें हम लोग सिर्फ क्रिस्टलाइट्स सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करेंगे
NS यानी नॉर्मल सलाइन के बारे में पढ़ेंगे। इस नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग देखेंगे टोनिसिटी, उसके बाद फिर हम लोग नॉर्मल सलाइन को डिस्कस करेंगे। RL को डिस्कस करने वाले हैं, DNS को करेंगे, D5 और D10 D25 सॉल्यूशन जो था इसको करेंगे, मैनिटोल सॉल्यूशन को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग देखेंगे जो क्रिस्टलाइज्ड IV फ्लूइड्स है, इसको हम लोग पहले जो क्लासिफिकेशन इसका होता है, ये एग्जाम पर्पस से आपको याद रखना है कि इसका जो क्लासिफिकेशन जो होता है ये कितना, तो फ्लूइड्स जो थेरेपी हम लोग करते हैं टोनिसिटी के बेस्ड पर जो होता है, टोनिसिटी के जो बेस्ड पे होता है उसको भी याद रखना। और क्लासिफिकेशन जो होता है IV फ्लूइड्स का, उसका भी 3 टाइप्स होता है। सबसे पहले हम लोग देखे थे अभी क्रिस्टलाइट्स देखे थे, कोलाइट्स देखे थे, फिर ब्लड प्रोडक्ट जो होता है वह होता है। एंड इसमें जो क्रिस्टलाइट्स का जो क्लासिफिकेशन है इसको हम लोग देखना है। आइसोटोनिक फ्लूइड्स होता है, हाइपरटोनिक होता है, उसके बाद हाइपोटोनिक फ्लूइड्स होता है, ये आपको याद रखना है। किस आधार पे हम लोग इसको चेंज कर, ओस्मोलरिटी पे हम लोग करते हैं। इसका जो ओस्मोलरिटी होता है उसके आधार पर हम लोग इसको जो टोनिसिटी को हम लोग डिवाइड करते हैं यानी क्लासिफिकेशन करते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा बताया। तो चलिए सबसे पहले आपको ये टोनिसिटी को क्लियर करना होगा, उसके बाद अगर आप टोनिसिटी आपका क्लियर होगा तो नेक्स्ट जितने भी फ्लूइड्स हैं इन सबको समझने में आपको बहुत ही आसानी होगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे आइसोटोनिक। आइसोटोनिक जो होता है, आइसो जो एक जो हमारा प्लाज्मा में होता है इलेक्ट्रोलाइट्स, एंड जो हम फ्लूइड्स को देंगे ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ पर क्या होगा, दज आर इक्वल, ये दोनों इक्वल होगा। आइसोटोनिक यानी आइसोटोनिक होगा जो बाहर से जो हम फ्लूइड्स को इसमें डालेंगे जो फ्लूइड आएगा, एंड इसका जो सेल में जो प्लाज्मा में जो इलेक्ट्रोलाइट्स है ये दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा। इसका सोल्यूट क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेम एज प्लाज्मा। इसको इसलिए बोलते हैं, इसका ऑस्मोलरिटी जो होता है 275 to 295। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। एक और आपको याद रखना है, यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है ओस्मोलरिटी लिखा हुआ है। एक होता है ओस्मोलरिटी, इसका मतलब होता है, ओस्मोलरिटी का जो मतलब होता है इसमें जो होता है ओस्मोल जो होता है, ओस्मोल इसमें जो हम लोग सोल्यूट का जो यूज करते हैं, सोल्यूट का जो यूज करते हैं आगे हम लोग समझेंगे। सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, इनको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो सोल्यूट जो इसमें देते हैं, अभी फिलहाल आपको जानना है सोल्यूट जो इसमें होता है लीटर। अगर लीटर में हम लोग मेजर करेंगे तो उसको ओस्मोलरिटी बोलेंगे। अगर केजी में हम लोग यहाँ पर देखिए, केजी में अगर करेंगे तो ओस्मोलरिटी बोलते हैं, इसको ओस्मोलरिटी ये बोलते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। सेम एज क्या होता है, प्लाज्मा की तरह होता है। इसको हम लोग प्लाज्मा लाइट, एक प्लाज्मा लाइट सॉल्यूशन भी आता है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये आप पहले जान लीजिए, जो प्लाज्मा लाइट जो सॉल्यूशन होता है ये क्या होता है, जो प्लाज्मा का ओस्मोलरिटी जो होता है उसी के बराबर होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखिए, इसमें हाइपर जो होता है, हाइपर में क्या होता है, हाइपर जो टोनिसिटी होता है इसमें जो होता है ओस्मोलरिटी क्या होता है, मोर देन 295 से अधिक होता है। MOSM का जो होता है इसका मतलब होता है मिली ओस्मोल्स पर केजी, मिली ओस्मोल्स पर केजी होता है। ये आपको याद रखना है, मिली ओस्मोल्स पर केजी होता है। एंड इसका हाइपोटोनिक जो फ्लूइड्स होता है ओस्मोलरिटी लेस देन 275 से यहाँ पे मिली ओस्मोलरिटी पर केजी जो होता है यह होता है। अब चलिए यहाँ पर हाइपोटोनिक समझ गया। हाइपोटोनिक में क्या होगा, सोल्यूट जो होगा, यहाँ पर सोल्यूट जो बॉडी में जो प्लाज्मा में जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उससे कम होगा तो वह हो जाएगा हाइपो। एंड आइसो जो होगा, आइसोटोनिक में क्या होगा, जितना प्लाज्मा में होगा, बॉडी का जो हमारा जो ब्लड का जो प्लाज्मा में जितना इलेक्ट्रोलाइट्स होगा उसके बराबर अगर होगा उसको हम लोग बोलेंगे आइसोटोनिक। एंड अगर ब्लड का जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उससे अधिक अगर ओस्मोलरिटी होगा तो उसको बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे आपको फिगर में भी आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से होता है। यहाँ पर जैसे सोल्यूट है, यहाँ पर इस सोल्यूट के आधार पर ही हम लोग देखते हैं कि इसमें सोल्यूट जो है, सोल्यूट तो आगे हम लोग समझेंगे किस तरह से यहाँ पे होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। आइसोटोनिक, यहाँ पे जो आइसोटोनिक है, आइसोटोनिक को समझेंगे। आइसोटोनिक में क्या है, इसमें इसका ओस्मोलरिटी जो है 275 टू 295 के बीच में इसको इसका जो ओस्मोलरिटी रहेगा वह रहेगा। तो अब यहाँ पर सोल्यूट और सोल्वेंट हम लोग इसमें देखेंगे। सोल्यूशन जो होता है, सोल्यूशन इक्वल टू क्या होता है, सोल्यूट। पहले होता है सोल्वेंट होता है प्लस सोल्यूट होता है।
जिस तरह से हम लोग क्या करते हैं, शरबत बनाते हैं, चलिए यहाँ पर इस तरह से आप समझ लीजिए, शरबत बनाते हैं, इसमें क्या होता है, वाटर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सोलवेंट बोलते हैं। एंड जो इसमें चीनी अगर डालते हैं तो चीनी बोलते हैं सोल्यूट। एंड यहाँ पर ये बन जाता है टोटल सॉल्यूशन। तो यही होता है, इसमें हम लोग सोल्यूट को देखते हैं। यहाँ पर जो आपको देखिए, अब आगे समझेंगे सोल्यूट क्या होता है, जो उसमें मिलाते हैं वही होता है सोल्यूट। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा सोल्यूट क्या होता है। तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं इसका। एनएस यानी नॉर्मल सलाइन जो होता है, ये क्या होता है, आइसोटोनिक होता है। आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, ये आपको क्लियर हो गया होगा। आइसोटोनिक क्या होता है, हाइपरटोनिक क्या होता है, हाइपोटोनिक क्या होता है, ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो हम लोग एनएस को देखेंगे, नॉर्मल सलाइन में जो नोन एज 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इन ml, यानी इसमें अभी आपको क्लियर करना होगा कि जो ml जो होता है, ml के सॉल्यूशन में कितना होगा, 0.9% सोडियम क्लोराइड इसमें सॉल्यूशन में सोल्यूट रहेगा। इसमें ये क्या है, सोल्यूट है। जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें जो ये आएगा 0.9%, ये सोल्यूट होगा। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये किस तरह से आता है, जैसे इसका अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो किस तरह से परसेंटेज निकलेगा, यानी कि यहाँ पर 0.9% के इक्वल है, तो इसको अगर हम 1 मानते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, 100 ml है, 100 ml में कितना होगा, 1, मात्र 1 क्या होगा, सोल्यूट होगा। 1 से कम होगा सोल्यूट। तो इसको हम लोग 1000 यानी कि 1 लीटर में लेकर के चलते हैं। 1 लीटर में अगर लेकर के चलेंगे तो कितना होगा, जैसे कि यहाँ पर 0.9% है का क्या होगा, यहाँ पर परसेंट है, नीचे में 100 हो जाएगा और यहाँ पर 1000 हो जाएगा। ये जीरो कट जाएगा और ये पटेज हटाएंगे तो और एक जीरो नीचे की तरफ आता है और ये कट जाएगा, तो कितना होगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। अगर हम 1 लीटर देते हैं, अगर 1 लीटर सॉल्यूशन रहेगा तो उसमें कितना होगा, 9 ग्राम, क्या होगा, 9 ग्राम यहाँ पे हमारा सोल्यूट होगा। तो ये समझ में आ गया कि यहाँ पर सॉल्यूशन क्या होता है। अब सब आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर जैसे कि 500 ml के यहाँ पे है, तो इसमें कितना हो जाएगा, तो 4.5 ग्राम यहाँ पर क्या होगा, सोल्यूट हो जाएगा। सोल्यूट में क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड का यहाँ पर सॉल्यूशन होगा। ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर जो अब ऑस्मोलरिटी यहाँ पे आपको भी दिखाता होगा, ऑस्मोलरिटी यहाँ पर कितना है इसका NaCl का, इसीलिए इसको आइसोटोनिक बोलते हैं। इसका यूजेज हम लोग देखेंगे। इसमें फ्लूइड रिसक्सिटेशन जो होता है, रिसक्सिटेशन ये क्या होता है, शरीर में जो फ्लूइड्स का जो कमी होता है, फ्लूइड का कमी को पूरा करना होता है फ्लूइड रिसक्सिटेशन। इसमें क्या होता है, इन केस ऑफ हाइपोवोलेमिया, अगर क्या होता है कि पेशेंट में हाइपोवोलेमिया हो जाता है। हाइपोवोलेमिया का मतलब होता है कि बॉडी में जो वॉल्यूम होना चाहिए फ्लूइड का, वो अगर कम होगा तो उसको हम लोग हाइपोवोलेमिया बोलते हैं। डिहाइड्रेशन यानी बॉडी में क्या होगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा पेशेंट, उसका जो बॉडी का जो फ्लूइड होगा वो कम होगा, उस टाइम में हम लोग यूज करेंगे NS यानी नॉर्मल सलाइन। इसमें शॉक भी हो सकता है पेशेंट का, हाइपरवोलेमिक शॉक भी होता है पेशेंट के, इस टाइम में भी हम लोग यूज करेंगे। और इस यूज्ड बिफोर एंड आफ्टर द इन्फ्यूजन ऑफ ब्लड प्रोडक्ट, अगर ब्लड प्रोडक्ट को हम ट्रांसफ्यूजन अगर करना होता है तो उस टाइम में हम लोग क्या करते हैं कि उससे पहले क्या करते हैं कि NS को इन्फ्यूज करते हैं एंड उसके बाद भी NS को इन्फ्यूज करते हैं। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। एंड इसमें क्या होता है, इंट्रावेनस मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी क्या करते हैं, इंट्रावेनस अगर मेडिकेशन हम लोग करवाते हैं उस टाइम में करते हैं। जैसे एंटीबायोटिक को अगर हम लोग डाइल्यूट करते हैं उसमें यूज करते हैं। अदर मेडिकेशन दैट्स रिक्वायर डाइल्यूशन, अगर कोई और मेडिसिन होता है उसको भी डाइल्यूट करने के लिए NS का यूज करते हैं। डाइल्यूशन ऑफ BCG वैक्सीन, यानी BCG का जो वैक्सीन होता है उसको डाइल्यूशन करने के लिए यूज करते हैं। वुंड को जो वॉशिंग करने के लिए करते हैं, वुंड को जो होता है उसको वॉश करने के लिए यूज करते हैं। वोमिटिंग अगर होता है, अगर कोई भी पेशेंट को वोमिटिंग होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका फर्स्ट चॉइस जो हम लोग का होता है वह होता है NS यानी नॉर्मल सलाइन ही होता है। अगर वही डायरिया होता है तो वहाँ पर RL का यूज करते हैं। ये भी आपको क्लियर रखना है। एंड यहाँ पर फ्लूइड को फ्लश करते हैं हम लोग, जो फ्लश करते हैं NS also used for flushing IV लाइन्स, अगर सेंट्रल लाइन कैथेराइजेशन करते हैं उस टाइम हम लोग यूज करते हैं, फ्लशिंग के लिए यूज करते हैं। कोई भी डिवाइस करते हैं मेंटेन करने के लिए, बॉडी जो वाइटल वगैरह को मेंटेन करने के लिए, कार्डियक आउटपुट के लिए हम लोग जो
श्वान गज कैथेराइजेशन करते हैं, उस सब को प्रिवेंट जो करते हैं हम लोग, क्लोट जो फॉर्मेशन ना हो जाए, उसका जो आईवी लाइन जो होता है उसमें फॉर्मेशन ना हो, इसके लिए फ्लश करते हैं। तो फ्लशिंग भी करते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर अब तक में हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर जो इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन को आप लोग को क्लियर करना है कि आइसोटोनिक जो फ्लूइड्स होता है इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन को भी समझना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर क्या है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हाइपरनेट्रेमिया है। यानी कि हाइपर मतलब क्या, अधिक, नेट्रेमिया मतलब सोडियम। अगर सोडियम बॉडी में अधिक होगा उस टाइम हम लोग ये NS को नहीं देंगे पेशेंट में, NS फ्लूइड्स है उसको एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, इसको याद रखना है। एंड कंजक्टिव हार्ट फेलियर, यानी कंजक्टिव हार्ट फेलियर जिस टाइम होता है उस टाइम में भी पेशेंट को नहीं ये देना है। क्या होता है कि जैसे यहाँ पे यहाँ हार्ट है, यहाँ पे इस तरह से यहाँ पर लंग है, लंग के पास यहाँ पर क्या है, फ्लूइड्स बहुत अधिक होता है और अगर हम फ्लूइड्स देंगे तो और वहाँ पर क्या एक्यूमुलेट होने लगेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको अवॉइड करेंगे, कंजक्टिव हार्ट फेलियर में नहीं देना। फ्लूइड ओवरलोड अगर होगा बॉडी में उस टाइम में नहीं करना। रेनल इम्पेयरमेंट होगा, अगर इम्पेयरमेंट जब रेनल होगा, अगर किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगा, किडनी डिसऑर्डर पेशेंट में होगा तो उस टाइम में भी इसको अवॉइड करना है। हाइपर क्या होता है, हाइपर क्लोरोमिक जो होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, उस टाइम में भी इसको अवॉइड करना है। इसमें क्या होता है, यहाँ पर क्लोराइड का जो लेवल होता है ये अधिक होने लगता है। एंड यहाँ पर यानी कि एसिडोसिस के तरफ यहाँ पर पेशेंट बायोकार्बोनेट होता है, उसके कारण यहाँ पर क्या होता है कि एसिडोसिस होने लगता है। पीएच जो होता है डिक्रीज होने लगता है, एसिड की तरफ जाने लगता है। तो ये होता है हाइपर क्लोरोमिक होता है। यहाँ पर क्या होता है कि क्लोराइड्स बढ़ने लगता है, बाइकार्बोनेट के कारण यहाँ पर एसिडोसिस के तरफ जाने लगता है, बाइकार्बोनेट यहाँ पे टूटने लगता है, इसके कारण एसिड की तरफ बढ़ने लगता है, इसका पीएच घटने लगता है। एंड सेप्सिस, सेप्सिस जो होता है इन्फेक्शन जो बॉडी में हो जाता है, टाइम में हमको नहीं देना। जब शॉक पेशेंट को आएगा, इससे सेप्सिस से शॉक आने वाला रहेगा, उस टाइम में नहीं देंगे। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में भी पेशेंट्स को अवॉइड करना है। और इसमें एक नोट है, नोट को भी याद रखना है। इफ ए पर्सन हैज ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम देन इट नॉर्मल सलाइन शुड नॉट बी गिवन। यानी कि अगर ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होगा, बीपी हाई पेशेंट रहेगा, तो उस टाइम हम लोग सोडियम नहीं देंगे। यानी सोडियम वहाँ पे देंगे तो सोडियम अधिक होगा तो वहाँ पे बीपी भी अधिक होगा। बॉडी में अगर सोडियम अधिक होने के कारण बीपी इंक्रीज होने लगता है। तो इसको भी याद रखना है। डोजेज ऑफ NS, यानी कि क्या होता है कि नॉर्मल सलाइन का डोज को हम लोग को देखना है। डोज ऑफ नॉर्मल सलाइन इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन पेशेंट कंडीशन इन डिजीज। यानी कि क्या करना है, डोज तब देना है कि पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग को डोज को डिसाइड किया जाता है। फिर भी यहाँ पे 2000 ml टू 13,000 ml इन 24 आवर्स, यानी कि 2000 से 3000 ml इन 24 आवर्स में हमको देना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला के थ्रू हम लोग यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि क्या होता है। ये फॉर्मूला का भी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें हम लोग आप लोग को बताएंगे। फिलहाल आप लोगों को शॉर्ट में बतला रहे हैं। 4, 2, 1 एक फॉर्मूला होता है, इसी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं पेशेंट को। जो भी आईवी फ्लूइड्स वगैरह क्या करते हैं पेशेंट को देना होता है, तो इसी के थ्रू हम लोग देते हैं। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में करेंगे, क्योंकि अगर इसको हम लोग इसमें कवर करेंगे तब तक वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो आगे हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद आइसोटोनिक में क्या होता है, RL होता है, रिंगल लैक्टेट जो सॉल्यूशन होता है, ये नोन एज हार्मोन्स जो सॉल्यूशन होता है, इसको भी इसमें देखना है कि हार्टमन जो सॉल्यूशन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्टमन सॉल्यूशन बोलते हैं। एग्जाम में ये अक्सर पूछा जाता है, इसको भी याद रखना। इसका यूज जो होता है, यूज इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड डिफिसिट सच एज फ्लूइड लॉस फ्रॉम बर्न्स पेशेंट। यानी कि क्या होता है, बर्न्स पेशेंट जो आता है, जरा हुआ पेशेंट जो होता है, उस पेशेंट को हम लोग करते हैं रिंगल लैक्टेट्स देते हैं, तो उस टाइम में देते हैं। एक्स्ट्रा फ्लूइड जो सेल्यूलर फ्लूइड, जैसे ब्लड में क्या होता है, ये ब्लड भी एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है। एंड जैसे सेल है, सेल इंट्रासेल्यूलर, सेल के अंदर जो होगा फ्लूइड्स वह होगा इंट्रासेल्यूलर। और सेल जैसे यहाँ पर 2 सेल है, ये बीच का जो ये फ्लूइड्स होगा, ये इसको हम लोग एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड्स बोलेंगे। तो इसका जो भी कमी होगा
उस टाइम में हम लोग रिंगल लैक्टेट का सॉल्यूशन को यूज करेंगे, जिससे फ्लूइड लॉस हो जाएगा। बर्निंग पेशेंट जो होता है उसमें होता है ब्लीडिंग, अगर सीवियर ब्लीडिंग होता है उस टाइम में होता है डिहाइड्रेशन फ्रॉम लॉस ऑफ बाइल ऑफ डायरिया, यानी डायरिया वगैरह होगा उस टाइम में हम लोग यूज करते हैं रिंगल लैक्टेट। अगर वॉमिटिंग होकर के लॉस होगा फ्लूइड उस टाइम में हम लोग करेंगे NS। ये भी याद रखना, एक्यूट पेनक्रियाटिस जो होता है उस टाइम में हम लोग यूज करेंगे। उसके बाद जो डिलीवरी होता है, लेबर होता है, डिलीवरी के टाइम जो होता है उस ड्यूरिंग उस टाइम में भी हम लोग RL का यूज करते हैं। इसका कंपोजिशन को भी याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है, कैल्शियम क्लोराइड होता है, उसके बाद सोडियम लैक्टेट होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना होता है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग देखेंगे इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो होता है हाइपरकैलेमिया। यहाँ पर हाइपरकैलेमिया जो है, यहाँ पे क्या है कि अधिक अगर बॉडी में पेशेंट का क्या होगा, पोटेशियम होगा, अधिक अगर पोटेशियम होगा उस टाइम अवॉइड करेंगे। हार्ट फेलियर एंड इडीमा में हम लोग नहीं इसको देंगे। हार्ट फेलियर रहेगा और इडीमा जैसे कि एक्यूमुलेट हो जाता है, जो भी फ्लूइड्स बॉडी में हुआ होगा तो उस टाइम में नहीं देंगे। फ्लूइड ओवरलोड होगा उस टाइम में देंगे। रेनल जो होता है, रेनल यहाँ पर इम्पायरमेंट होगा उस टाइम में देंगे, यानी किडनी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होगा उस टाइम में हम लोग नहीं देंगे। इसका डोजेज जो होता है RL, उसमें द डोज ऑफ RL इज डिपेंड ऑन पेशेंट कंडीशन एंड डिजीज। वही बात हुआ कि इसका जो पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करते हैं कि कितना इसका डोज दिया जाता है। इसका 500 ml से लेकर के 1000 ml तक ये 24 जो आर्स होता है उसमें इसको दिया जाता है। इसके बाद सी में क्या है कि 5% डेक्सट्रोज इन वाटर, यानी यहाँ पर देखिए 5% डेक्सट्रोज है। जो वाटर में क्या होता है 5% डेक्सट्रोज जो होता है ये भी आता है आइसोटोनिक में। उसके बाद 5% डेक्सट्रोज इन 0.225% स्लाइन, यानी इतना जो परसेंट होगा तो इसका 1/3। जिस तरह से यहाँ पर 0.9% का जो NS होता है वह इसमें सॉल्यूशन है डेक्सट्रोज के साथ में। इसको अगर हम लोग 4 से इसका 4 गुना अगर कीजिएगा तो इतना आ जाएगा, 0.9% आता है। तो इसका 1/4 जो है NS का ये है। ये भी होता है आइसोटोनिक में। तो आइसोटोनिक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग समझेंगे हाइपरटोनिक, यानी हाइपरटोनिक जो सॉल्यूशन होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बारे में भी क्लियरली आपको समझ लीजिए इसमें क्या होता है। इसमें 1% में जो 5% डेक्सट्रोज इन 0.9% स्लाइन, यानी DNS जो होता है डेक्सट्रोज नॉर्मल स्लाइन इसको बोलते हैं हम लोग। तो इसमें कितना होता है 0.9% स्लाइन इसमें होता है और 5% डेक्सट्रोज होता है। इसका कंपोजिशन में देखिए 0.9% NaCl प्लस 5 ग्राम डेक्सट्रोज इन 100 ml, यानी 100 ml जो होगा वो 100 ml में 5 ग्राम होगा, यानी 5 ग्राम इसमें डेक्सट्रोज होगा एंड 0.9% क्या होगा NaCl होगा। यानी कि इसमें अगर 1000 यानी 1 लीटर 1000 ml अगर सॉल्यूशन होगा तो उसमें कितना होगा कि यहाँ पे देखिए इतना 9, इसमें 9 ग्राम क्या हो जाएगा NaCl हो जाएगा एंड यहाँ पे 5 ग्राम अगर है इतना में तो 100 में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 50, यानी 50 ग्राम यहाँ पर हो जाएगा, 50 ग्राम हो जाएगा यहाँ पे डेक्सट्रोज। तो ये आपको क्लियर रखना है कि 0.9% NaCl जो होगा तो 9 ग्राम हो जाएगा यहाँ पर NaCl और 50 ग्राम हो जाएगा अगर 1 लीटर का रहेगा DNS तो उस टाइम में होगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगी किस तरह से इसका सॉल्यूशन होता है। तो इसका यूज हम लोग कब करते हैं, डिहाइड्रेशन जब होता है पेशेंट उस टाइम में करते हैं, हाइपोटेंशन में करते हैं, जब पेशेंट हाइपोटेंशन में चले जाता है उस टाइम में हम लोग यूज करते हैं DNS का। एंड टू ट्रीट इंसुलिन शॉक, यानी इंसुलिन शॉक क्या होता है ये भी आप जान लीजिए। इंसुलिन शॉक में क्या होता है कि इंसुलिन जो होता है ना बॉडी में अधिक बनने लगता है, एक्सेसिव यानी बहुत ही अधिक बनने लगता है। तो उस टाइम में एक शॉक होता है, तो ब्लड में जो ग्लूकोज होता है ग्लूकोज को बिल्कुल तोड़ देता है, यानी बहुत ही ग्लूकोज को वहाँ पे क्या डिस्ट्रॉय करने लगता है, डिजोल्व कर लेता है। उस टाइम में आता है इंसुलिन का शॉक। ग्लूकोज का लेवल जो होता है ब्लड में बहुत कम होने लगता है, बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम होने लगता है, उस टाइम में आता है इंसुलिन शॉक। तो ये भी आपको याद रखना, ये बहुत ही डेंजरस कंडीशन होता है। एंड इन एक्सीडेंटल कंडीशन में भी हम लोग यूज करते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जिसको DNS बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान क्लियर हो गया, आई होप ये बिल्कुल क्लियर। इसका डोजेज जो होता है क्वांटिटी ऑफ डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन इज डिपेंड ऑन पेशेंट कंडीशन एंड डिजीज, यानी उसका डिजीज और
इसका कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करते हैं कि इसका कितना होगा। 2500 से 3000 ml इन 24 आवर्स में हम लोग इसको एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। इसका नोट भी है जो इसको डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन जो डीएनएस होता है शुड नॉट बी गिवन डायबिटिक पेशेंट, यानी जो डायबिटिक पेशेंट होगा उसको नहीं देना है। इसमें क्या होगा, ग्लूकोज बहुत ही अधिक होता है। इसके बाद बी नंबर में हम लोग 5% डेक्सट्रोज इन 0.45% सलाइन, यानी कि यहाँ पर जो सलाइन होता है सलाइन 50% हो जाता है, वहाँ पर 1/4 था आइसोटोनिक में, लेकिन यहाँ पर क्या होगा उसका अधिक उससे ज़्यादा हो गया यहाँ पे, तो इसका 50% हो गया, 50% हो गया तो हाइपरटोनिक में ये सॉल्यूशन आ गया। ये भी आपको याद रखना है। और 5% डेक्सट्रोज इन रिंगल लैक्टेज, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग देखेंगे इसका जो हाइपरटोनिक में डेक्सट्रोज होता है। डेक्सट्रोज हमेशा क्या होता है हाइपरटोनिक में, इसका कंपोजिशन जो होता है 5% डेक्सट्रोज होगा, 5 ग्राम डेक्सट्रोज इन 100 ml में होगा। उसके बाद D10 होगा तो 10 ग्राम डेक्सट्रोज इन 100 ml होगा। D5 में क्या होगा 25 ग्राम डेक्सट्रोज इन 10 ml। तो इसको भी आपको ये क्लियर हो गया होगा कि बहुत ही आसान था। उसके बाद इसका यूजेज ऑफ डेक्सट्रोज क्या होता है, डिहाइड्रेशन में हम लोग यूज करते हैं, वीकनेस जो पेशेंट होता है उस टाइम में करते हैं, डिजीनेस जो चक्कर आने लगता है उस टाइम में करते हैं। इसका डोजेज जो होता है 2000 ml to 3000 ml इन 24 आवर्स में इसका यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग मैनिटोल जो सॉल्यूशन होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। दिस इज द टाइप ऑफ डियोरेटिक सॉल्यूशन, इट मींस इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ यूरिन, यानी यूरिन जो होता है यूरिनेशन जो करते हैं उसको हम लोग बहुत ही ज़्यादा करते हैं। पोलीयूरिया, इसको मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं, जब बहुत ही अधिक यूरिन होने लगता है उसको पोलीयूरिया बोलते हैं। एन यूरिया, अगर बिल्कुल क्या होता है यूरिनेशन नहीं होता उसको एन यूरिया बोलते हैं। डिस यूरिया यानी डिफिकल्ट हो जाता है यूरिनेशन में, उसको डिस यूरिया बोलते हैं। तो ये आपको ये क्या होगा पोलीयूरिया। अगर पोलीयूरिया करना होता है मैनिटोल का हम लोग यूज करते हैं, मैनिटोल सॉल्यूशन करते हैं। इसका कंपोजिशन जो होता है 20 ग्राम मैनिटोल्स इन 100 ml, यानी 100 ml का जो सॉल्यूशन होता है उसमें 20 ग्राम मैनिटोल होता है। इट इज यूज्ड फॉर ट्रीट इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, यानी इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो होता है उसको ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। क्रेनियल प्रेशर जो होता है, क्रेनियल प्रेशर को जो होता है उसको ट्रीट करने के लिए करता है। और इसका जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि जो ऑक्यूलर जो प्रेशर होता है उसको ये बढ़ा देता है, ये भी आपको याद रखना। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में इसका देखिए हाइपरटोनिक का जो होता है, इस पूरा हाइपरटोनिक का इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखिए, एस्टेब्लिश्ड यूरी यानी एनयूरिया, यानी क्या होता है यहाँ पर एनयूरिया होने लगता है। फिर मैनिटोल में यहाँ पर पोलीयूरिया होता है, ये भी याद रखना। एनयूरिया मतलब कम होने लगता है ड्यू टू सीवियर रेनल डिजीज, यानी अगर रेनल डिजीज होगा उस टाइम में हमको नहीं इसका यूज करना है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में क्या होता है कि रेनल डिजीज अगर हम लोग मैनिटोल का यूज करेंगे, चाहे कोई भी हाइपरटोनिक का यूज करेंगे, उस टाइम में क्या होता है कि यूरिनेशन अधिक होने लगता है। यूरिनेशन अगर अधिक होगा, किडनी से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा, रेनल डिजीज होगा, तो उस टाइम में उतना यूरिन को पास आउट करने में डिफिकल्टी हो जाएगा और पेशेंट को दिक्कत हो सकता है। उसका पल्मोनरी यहाँ पर कंजक्शन जो होता है वह उसमें हमको यूज नहीं करना। प्रेंक पल्मोनरी इडीमा अगर होगा, पल्मोनरी यानी कि लंग्स में अगर क्या होगा इडीमा होगा, लंग में अगर पानी भरा हुआ होगा, उस टाइम में इसका यूज नहीं करना। एक्टिव इंटरनल ब्लीडिंग, अगर इंटरनल ब्लीडिंग होगा उस टाइम में भी इसको अवॉइड करना। सीवियर डिहाइड्रेशन, सीवियर डिहाइड्रेशन जो होगा उसमें इसका यूज नहीं करना। हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ मैनिटोल, यानी मैनिटोल से जो पेशेंट में सेंसिटिविटी देखने को मिलेगा उस टाइम में भी नहीं करना। नेक्स्ट हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो होता है इसको हम लोग देखते हैं 0.45% नॉर्मल सलाइन जो होता है, हाफ NS जो होता है उसमें उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक में आता है। 0.33% का भी एक नॉर्मल सलाइन आता है, उसको हम लोग हाइपोटोनिक में बोलते हैं। उसके बाद डेक्सट्रोज 2.5% जो होता है इन वाटर, ये भी हाइपोटोनिक में आ जाता है। इसका यूज करते हैं हम लोग सेल्यूलर डिहाइड्रेशन ड्यू टू द डायबिटिक केटो एसिडोसिस एंड हाइपरनेट्रेमिया के टाइम हम लोग इसका यूज करते हैं। नॉट ऑलवेज यूज IV बोटल्स विदिन 24, जो भी अगर बोतल का यूज करेंगे वो 24 आवर्स से पहले इसको खत्म करना होता है, ये भी आपको याद रखना है कि उसके बाद हम इसका यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोलाइड्स को डिटेल में समझेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, इससे कि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आया और आप वीडियो को वॉच कर सके। तब तक
पढ़ते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।